विजय चौहान, इनका सवाल ऐसा है कि शरद जोशी जैसे व्यक्ति ये खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन कैसे करते थे? आपने बहुत ही कठिन सवाल मुझसे पूछा। शरद जोशी मेरे लिए बहुत ही प्रिय व्यक्ति है, बहुत आदरणीय व्यक्ति है। लेकिन मैं शरद जोशी जी को 2 शरद जोशी मानता हूँ। एक पहले के शरद जोशी जो बहुत राइट ट्रैक पर चल रहे थे। 1980-81 में मैंने उनकी मुलाकात ली थी बेलगांव की जेल में। निपाणी में तंबाकू आंदोलन चल रहा था और मैं हमारे किर्लोस्कर प्रेस के किर्लोस्कर मैगजीन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक आर्टिकल लिख रहा था। उसके लिए मैंने देश के बड़े-बड़े लोगों के साथ में उनकी मुलाकात ली इसके बारे में। शरद जोशी की वहां जाकर मुलाकात ली। शरद जोशी, मेरा अर्थशास्त्र में पहले से रुचि थी, अर्थशास्त्र में मैं बहुत अभ्यास भी करता था, क्योंकि अपने देश की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए इसके बारे में काफी विचार हम लोगों ने किया था। शरद जोशी के साथ में बात करते वक्त मेरे ध्यान में आया कि ये आदमी का अर्थशास्त्र का अभ्यास बहुत गहन है। अब ये मुझे इतना मालूम था कि वो इकोनॉमिक्स के प्राध्यापक रह चुके हैं, तो ऐसे कई प्राध्यापक मैंने देखे थे। कोई प्राध्यापक होता है और यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, इसलिए मैं कभी उसको मानता नहीं। क्योंकि यूनिवर्सिटी की डिग्री वगैरह ये सब चीजें मैं बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। मैंने यूनिवर्सिटी का कॉलम कई दिनों तक चलाया है। लेकिन सही में उनका नॉलेज बहुत डीप था। तब मैंने उनका कोई भाषण नहीं सुना था, लेकिन उनसे प्रभावित हुआ क्योंकि उनको मिलने के पहले मैं वीम दांडेकर, ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, गोखले इंस्टीट्यूट के प्रमुख, धनंजयराव गाडगिल के उसी इंस्टीट्यूट के प्रमुख थे। उनके साथ में बातचीत की थी और जितना उनको ज्ञान है वीम दांडेकर जी को, उतना ही शरद जोशी को बहुत बारीकी से ज्ञान है और कृषि के बारे में बहुत अच्छे ढंग से उनकी जानकारी है, ये मेरे ध्यान में आया। तब से फिर हमारी अच्छी दोस्ती बन गई। बाद में मैंने पत्रकारिता छोड़कर अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया। लेकिन मेरे जो साथी थे, चाहे सुधाकर जाधव हो, चाहे चंद्रकांत जी वानखेड़े हो, चंद्रकांत जी वानखेड़े, सुधाकर जाधव, ऐसे कई मेरे साथी जो मेरे साथ में तरुण शांति सेना में हम लोग सब साथी थे, वे कई लोग शरद जोशी जी के साथ में काम करते थे और मुझे तो रुचि थी ही उस विषय में। इसलिए हमारी बार-बार मुलाकात जब होती थी शरद जोशी जी के साथ में, तो कई बार इस बारे में चर्चाएं होती थी। मेरे मन के कई सवाल मैं उनके सामने खड़े कर देता था, वो उनके सवालों के जवाब देने का प्रयास करते थे। वो बहुत अच्छे ढंग से जानते थे कि इस दुनिया में कभी भी किसानों को फ्री मार्केट न्याय नहीं दे सकता है। उन्होंने ही सब लोगों के सामने 1980 से 90 तक ये बात बड़े ठोस तरीके से रखे कि इस दुनिया में कोई भी देश किसानों को फ्री मार्केट का फायदा उठाने नहीं देता। पूरे दुनिया की खेती किसानी ये उनके मदद पर चलती है, सरकार की मदद पर चलती है, जिसको हम सब्सिडी कहते हैं। क्योंकि हर जगह यही नियम उपयोग में लाया जाता है कि श्रम को कम कीमत दी जाए, मजदूरी कम देनी है, इसलिए किसान की उपज की कीमत कम रखी जाए। ये नियम पूरे दुनिया में रखा जाता है और इसी के आधार पर उद्योगों का विकास किया जाता है। ये जो बातें मैंने आपके सामने कही, वो सब बातें बहुत स्पष्ट रूप से शरद जोशी जी को मालूम थी और वो अपने व्याख्यान में बार-बार रखते भी थे। अमेरिका में किस ढंग से सब्सिडी दी जाती है, यूरोप में किस ढंग से सब्सिडी दी जाती है, उन्होंने उन्हों में भी काम किया था, यूएनओ में काम किया था। इसलिए वो यूएनओ के सब काम के ढर्रे बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। डब्ल्यूटीओ के वगैरह कैसे दबाव होते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। इसलिए उनको पता था कि पूरे दुनिया में कहीं भी किसानों के लिए फ्री मार्केट नहीं होता। अगर ये किसान, भारत का किसान कोई भी बाहरी देश में अगर एक्सपोर्ट भी करना चाहे तो वहां की सरकार तय करती।
वो सरकार अपने किसानों का नुकसान नहीं होने देती, क्योंकि किसानों को उनको सब्सिडी देनी होती है। वो अपने जगह के किसानी उपज का दाम कम ही रखती है, और वो कम दाम रखती है, इसलिए एक्सपोर्ट एक हद से ज्यादा पॉसिबल नहीं। जो चीजें वहां उत्पाद नहीं होती है, उन्हीं चीजों का एक्सपोर्ट हो सकता है। ये मर्यादा भी शरद जोशी जी को बहुत अच्छे ढंग से मालूम थी, और इसलिए वो पहले जो एक डिमांड लेकर चले, वो सही डिमांड थी कि उत्पादन मूल्य और इतना नफा, ये दाम हमको हमारे कृषि माल को दीजिए। इसी से लेकर उनका सब चलता रहा। बाद में तो ये आयोग भी आया, स्वामीनाथन आयोग, लेकिन उसके पहले तो ये बात बहुत ताकत से रखी थी, वो शरद जोशी जी ने रखी थी। 90 के बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं, यानी शरद जोशी जी के बारे में क्या परिवर्तन हुआ, और उन्होंने फ्री ट्रेड का समर्थन करना शुरू किया, और अपने ही बातों को, जो बातें उन्होंने 10 साल तक रखे थे, उस पर कुल्हाड़ी मारी। ये क्यों उन्होंने बातें कही, कभी समझ में नहीं आया। उस बारे में मैं उनके साथ में कभी चर्चा भी नहीं कर पाया। काफी उनमें बदलाव आए बाद में। पहले तो मेरी और उनकी बात होती थी तो मेरे से वो ज्यादा रैशनल मुझे लगते थे। जब मैं उनका चरित्र पढ़ने गया, उनके ही मित्र ने लिखा हुआ, तब मुझे ये सुनकर शॉक लगा कि वो ज्योतिष पर भी विश्वास करने लगे थे। तो आगे में वे क्यों बदले और कैसे बदले, ये कहना कठिन है। वो जो फ्री ट्रेड की बात करने लग गए, ये उनके ही बात का काटना था। इसलिए पहले के शरद जोशी को मैं बहुत कीमत देता हूं, बहुत मानता हूं। बाद में के बदले हुए शरद जोशी क्यों बदले, कैसे बदले, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। एक ही व्यक्ति इतना विरोधाभासी कैसे बात कर सकता है, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। वो जानते थे, उन्होंने ये बातें रखी हैं, अपने निबंध में रखी है, यानी अपने आर्टिकल्स में रखी है, अपने भाषणों में रखी है, कि सारे दुनिया में कहीं भी फ्री ट्रेड किसानों का नहीं होता है, फ्री मार्केट किसानों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए सारी सरकारें सब्सिडीज देती है, लेकिन किसानों को उसके माल को कम दाम देती है। सब्सिडीज देकर वो ठीक ढंग से किसानों को जिंदा रखती है। ये बात कहने वाले शरद जोशी फ्री ट्रेड का कैसा समर्थन कर सकते हैं, मेरे समझ के बाहर की बात।